एक मरतबा फिर से आपको वेलकम करेंगे। दुरानी साहब, ब्रेक से पहले आप बात भी कर रहे थे और ये भी ऐड ऑन कर दीजिए कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मखलूत हुकूमत होगी, पावर शेयरिंग फार्मूला क्या हो सकता है और किसके पास क्या होगा? देखिए, इसमें जो बड़ा क्लियर सा लग रहा है कि मियाँ साहब ने जो इशारा दिया है वो तो PDM-2 का दिया है कि जैसे PDM पहले बनी थी उसी तरह पीपल्स पार्टी, नवाज और बाकी सारी छोटी पार्टियां मिलके जो है वो हुकूमत बनाएंगी। ऐसी कोई भी हुकूमत अगर बनती है तो इसके बारे में ये शायद सही ना हो कि इसके बनाने में नून का और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। तो ब्रांड भी कितना पॉपुलर नहीं रह गया PDM। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि PDM का खुद ब्रांड जो है वो उसकी उम्र ही 16 महीने की डिक्लेयर हो चुकी हुई है। आइंदा भी इतनी ही उम्र इससे आगे नहीं जा 16 महीने में वो अपनी पॉपुलैरिटी तो क्या वो कहीं मतलब बदनामे ज़माना अच्छा, होगी। और पीछे पीछे जो है IMF भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ी रियल फैक्टर है वो ये है कि आपने अगर दो सूबे के अवाम को निकाल के सिर्फ आपने जगलरी के ज़रिए या सियासी रवायती जोड़ तोड़ के ज़रिए अगर आप कोई हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और आपका ख्याल होगा कि प्रेसिडेंसी में ज़रदारी साहब की फ़ोटो लग जाए और प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी ब्लैक हॉर्स की या किसी इन्हीं में से किसी की फ़ोटो लग जाए, तो ये आवाम के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस वक्त जो भी सियासत की ज़रूरत है, जो भी उसमें हीलिंग टच की ज़रूरत है, अवाम के लिए स्पेस की ज़रूरत है। अगर आपने अवाम को मज़ीद ज़िल्लत दो की तरफ जाना है और आपने सेलिब्रेशंस जो हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए करनी है, आपका एजेंडा अगर ज़ाती मनफ़ियत ही रहना है, तो उस सूरत हाल में ये जो सारी इलेक्शन की प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस जो है ये कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। इस वक्त आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये ज़रूरत है कि वो इस वक्त अवाम के जहन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, अवाम के जहन को दबाने की और खौफ करने की, उसकी इख्तियारात छीनने की, उसके निशान से लेके उसके हर जिसे कहते हैं ना कि हैसियत को छीनने के बजाय उस तरफ आगे बढ़ें, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना ये भी वहीं रह जाएंगे और ये भी इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। और इनके लिए आज भी यही बेहतर है कि ये पीछे हट के आवाम को आगे लाने की डॉक्टर अवैस सलीम साहब, मुझे ये तासुर मिला नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज से कि वो कोई वजारत उज़्मा के कोई इतने ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखते, ख्वाहिशमंद नहीं नज़र आए। बल्कि मेरा ख्याल है किसी ने उनके क्राउड में से किसी ने नारा लगाया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो उन्होंने उसको रोक दिया। बोला था बात है कि वो बेचारे का कसूर नहीं है, पहले उसको 2 दिन पहले इश्तिहार दे के कहते हैं मैं वज़ीर आज़म है, और आज उसी नारे पे उस बेचारे को डांट पिट गई। जी, एक पेशरफ्त भी है। आमिर साहब, बिलावल साहब लाहौर पहुंच गए, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए, अब आप जो क्या, और आसिफ जरदारी साहब भी लाहौर पहुंच गए। जी, अब आपकी ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, पहले फाक की बात कर लेते हैं। क्या आपके ख्याल में मार्केट के अंदर अब ऑप्शंस हैं, और उसके अंदर एक बहुत क्रूशल इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एक तो उस वजह से कि एक मैंडेट आया है हीलिंग टच की, जो बात की कि उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। दूसरा ये कि उनको अगर ये जोड़ तोड़ किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा, बदर बांट होगी क्या, उसके अंदर ज़ख्मों पे मज़ीद नमक छेड़ा जाएगा, और अगर किया गया तो क्या होगा। और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 दिन में होना है। ये इलेक्शन रिजल्ट लेट आने से 1 दिन पूरा ज़ाया हो चुका हुआ है। अभी भी 50% पूरे तकरीबन रिजल्ट आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आए। 1 दिन ज़ाया हो गया, आगे 2 दिन के अंदर ये फैसला होना है। प्लीज़ देखें, जो नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज से और उनकी गुफ्तगू से इशारे मिल रहे हैं, वो मेरा ख्याल है एक तरह से एंडोर्समेंट है उस गुफ्तगू की जो हम कल कर रहे थे। और उसकी बुनियाद ख़ुद शहबाज शरीफ साहब का वो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें सादा अक्सरियत ना मिली तो फिर हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हुकूमत बनाएंगे लेकिन नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे, कोई और होगा। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने PDM की पहली हुकूमत को लीड किया है 16 महीने के लिए, नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि उतना पेशेंस नहीं रखते कि वो इस तरह की किसी हुकूमत को लीड कर सकें। जो हमने देखा है उनकी पहली 3 हुकूमतों में, वो पूरा कंट्रोल अपना चाहते हैं और उस हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं।
इसमें अब ज़ाहिर है उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच तो एक्सटेंड कर दी है, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है पहले भी होगी, जो भी पॉलिटिकल एक रेटरिक इलेक्शन कैंपेन में चलता रहा है उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के लिए भी और दीगर जमातों के लिए भी उनको कितना शेयर मिलेगा, उसमें अरेंजमेंट क्या होता है सूबों के अंदर, मरकज़ के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फिर आके रुकेगी वो है इकोनॉमी पे, क्योंकि 16 महीने की जो इनकी वो तो लेटर आएगी बात है। अभी फिलहाल तो एलिफेंट इन द रूम जो है वो इंडिपेंडेंट्स हैं जी, और वो फौरी तौर पे ये फैसले होंगे। अगर आप गिव एंड टेक भी उसी पे होगी, मीटिंग्स भी उसी पे होंगी और सारी सियासत और सब कुछ उस पर डिपेंड। अगर आपने गौर किया उनकी तकरीर में शुरू में उन्होंने आज़ाद अरकान की बात की, लेकिन बाद में जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई तो उन्होंने जिन जमातों का नाम लिया उसमें ना PTI का नाम लिया ना आज़ाद अरकान का नाम लिया। मेरा ये ख्याल है कि ये जो PTI के आज़ाद अरकान आए हैं उनमें कुछ ना कुछ तो शिकस्त व रेख्त होगी, उनको ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब कितने जाते हैं कितने नहीं जाते ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं पिछले सेशन में भी ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं उनको हल करना किसी एक जमात के बस का रोग नहीं है, और जो हमें इस वक्त अवामी मैंडेट नज़र आया है फाइनल नतीजे की शक्ल जो भी हो, वो एक तरह से PDM की 16 महीने की परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ भी गम व गुस्से का इजहार था। तो अगर आप उसी पॉलिसी को लेके चलना चाहते हैं आगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं करना चाहते और उन लोगों को आप एक तरह से पिक्चर से आउट रखना चाहते हैं जो एक बहुत बड़ा तबका है इस मुल्क का, और उन्होंने अपने नुमाइंदों को भेजा है असेंबली के अंदर, तो ये किस तरह से हुकूमत चलाएंगे या पॉलिसी मेकिंग करेंगे ये मुझे समझ नहीं आता। ये इसका अब एक तो इसका इखलाकी पहलू है, एक इसका सियासी पहलू है कि ये जोड़ तोड़ के अंदर ये नंबर्स मैटर करेंगे। अभी जो जिस तरह के चल रहे हैं लेटेस्ट जो हमारे चैनल के ऊपर चल रहा है वो PTI की हम 91 दिखा रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट्स हैं इंडिपेंडेंट जो है उनके 90 दिखा रहे हैं, 63 शायद नून के दिखा रहे हैं और 49 पीपल्स पार्टी के, IPP के 2, MQM के 8। जाहिद साहब को मैं एक सवाल छोटा सा ऐड करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में क्या ये सही आपको लगता है कि जितने इंडिपेंडेंट्स को लेयर किया जाएगा उतना सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा? देखिए, जितनी उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी उतना निज़ाम गैर मुस्तहकम होता जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जो इस वक्त सेलिब्रेशन जो कर रहे थे उसके मुतालिक डॉन ने बहुत अच्छा अभी आया है वेब पे, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन, विक्ट्री सेलिब्रेशन। ये तो हकीकत है कि कभी भी ये नज़र नहीं आता है कि एक पार्टी जिसके पास अभी भी सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं है और जिस एक जो है ग्रुप पहले या जो इंडिपेंडेंस का जो ग्रुप है जो कि एक पार्टी के साथ पार्टी कह रहे हैं अपने आप को, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कह रहे आउट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो पार्टी नहीं है, जो कि हालांकि इनकी 63 हैं, उनकी 91 हैं, मगर वो क्योंकि पार्टी नहीं है तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे कह रहे हैं कि हम सूबे और वफाक में सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपने खुद ये ऐलान कर दिया तो उसका मतलब ये है कि वो तमाम उसूल जिनकी खुद मियाँ साहब एक ज़माने में बड़े ज़ोर शोर से जिक्र करते थे, वोट को इज़्ज़त दो, वो तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, दूसरी एक और बात भी है जो कि तकरीर थी वो अचानक नहीं हुई है। ये जो है आपके पास 24 घंटे बाद जो तकरीर हुई है, जो 24 घंटे पहले होनी थी शायद, लेकिन उसकी वजह ये है कि ऐसा लगता है मुझे कि ये पहले अब जो है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, उसके बाद इन्होंने तकरीर की है और वो फ्रेमवर्क जो है आइंदा के लिए जो बनने जा रहा है उसकी बाज़गश्त तो है हमने सुनते आए थे पिछले एक हफ्ते के दौरान किसी आर्टिकल्स की सूरत में कि जो है वो बांग्लादेश मॉडल और जो कि 10 साल। अच्छा, एक और भी आपको एक चीज़ की नोट किया होगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक जिक्र किया कि आपको लॉन्ग टर्म हुकूमत की ज़रूरत है, 10 साल चाहिए मुल्क को ठीक करने के लिए, 10 साल की हुकूमत चाहिए। उस तरह के इशारे हैं जो कि पहले भी आते रहे। अच्छा, उसमें लेकिन एक और चीज़ भी आती जो अहम है। अब आपने पूछा कि इसकी हैयत क्या होगी। देखें, आप मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। आपने जो बात की है, जो आज जिन्होंने जरदारी साहब की दूसरी जमातों के जिक्र किया है, इसका मतलब ऑलरेडी जो है एक कॉन्टैक्ट शुरू हो चुका है। अब उसका कल्बिनेशन कैसे होता है वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बारगेनिंग होगी, मुझे ये लगता है कि उसमें यकीनी तौर पे अल्टीमेटली
पीपल्स पार्टी शामिल होगी उस कोalition में, और क्योंकि ये चीज़ जो है कहीं और से भी तय हो जो चुकी कहा है। जा रहा था पहले कि हमारी आपस में नहीं होगी, बिलावल साहब ने बड़े सख्त बयान दिए, शायद सर हिला रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो आप जिक्र करें ना कि फ्रेम पैक तय हो चुका है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट करने आए हैं, मुझे शक पड़ता है कि शायद के पास इत्तला है। लेकिन एक और बिलावल और जरदारी भी और पहुंच गए हैं ना दोनों। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक चीज ऐड करता हूं, उसके बाद आप बोलिएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चीज तय होगी जी, अब मतलब ये है कि उसमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। उस बार्गेन देखिए, पीपल्स पार्टी जो है इस बात में माहिर है, जरदारी साहब माहिर हैं कि जो है अगर कहीं पे उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो अपने हिस्से का जो पाउंड फ्लैश जो है वो ज़रूर लेंगे। और मेरे ख्याल ये है कि फिर ऐसी होगी कि कोई ऐसा तीसरा आदमी जो है वज़ीर आज़म बन सकता है जिसके तहत एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी और फिर उसकी पूरी तरह सर बार्गेनिंग आपस में क्या इनकी होनी है, बार्गेनिंग तो कहीं और होगी। ये दोनों ही इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी डिक्टेट कर सके टर्म्स। शायद आमिर साहब, मेरे ख्याल में ट्रम्प कार्ड इस वक्त जरदारी साहब के हाथ में, और जरदारी साहब ने 16 महीने पहले, और वो इसका क्रेडिट भी लेते रहे कि अदम एतमाद भी लाने का डिसीजन उनका था, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने का डिसीजन भी उनका था। अब मेरे ख्याल से जो मियाँ साहब ने भी बात की है कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात होगी, मेरा ख्याल है जब इंडिपेंडेंस पे कोई अगर हिलजुल शुरू हुई तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो मीटिंग कब होगी। अगर तो मीटिंग जरदारी साहब पहुंच चुके हैं लाहौर, इसीलिए पहुंचे हैं, देखें उन्होंने भी लोगों से मुलाकातें करनी है। अभी पीपल्स पार्टी का प्री इलेक्शन रिएक्शन हमारे सामने था, पोस्ट इलेक्शन रिएक्शन अभी आना रहता है, और अभी तक उन्होंने कोई ऐसा जिसे कहते हैं एक हल्के के अलावा शहरी रहमान ने या पीपल्स पार्टी ने कोई पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब जैसे जाहिद साहब ने कहा कि जरदारी साहब किसी तीसरे पे भी जा सकते हैं, और ये उनके लिए एक ऐसा कार्ड होगा कि वो अपनी शराइत पे मियाँ साहब से बात करेंगे। लेकिन हमें एक बात जहन में रखनी होगी, पीपल्स पार्टी इस बार सिर्फ सिंध की स्टेक होल्डर नहीं है, उनके पास बलूचिस्तान में भी एक इतना नंबर मौजूद है कि अगर मियाँ साहब कहते हैं जी मरकज़ में हमारे साथ बैठ जाएं, तो जरदारी साहब कहेंगे ज़रा बताएं ना बलूचिस्तान का क्या करना है। तो वो 2 सूबों का स्टेक भी डेवलप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पहले इंडिपेंडेंस का फैसला होगा, उसके बाद अंदाजा होगा कि इस हुकूमत की हैयत क्या होगी। पर हम ये बड़े आराम से फर्ज कर सकते हैं कि ये इस वक्त विच हंटिंग जो है ना, वो शिकार शुरू हो गया, वह लिस्टें बन चुकी होंगी और अब जिसके हिस्से में जितना है। ये असद ये एक हकीकत है कि नंबर्स गेम के अंदर अगर इनको बाहर इंडिपेंडेंट्स को रखा जाए तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन दोनों पार्टी की शमूलियत के बगैर, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर नहीं हो सकता। उस कोलिशन के अंदर इन दोनों को बैठना पड़ेगा। लेकिन वैसे ये दोनों हारे हुए लीडर हैं, इसमें सर ये है कि ये दोनों हारे हुए लीडर हैं जी। इनकी कोई भी मूव इस वक्त पब्लिक के दिल पे नहीं पड़ेगी। ये मेरी बात आप नोट कर लें, टाइम विल प्रूव इट, सही। कि इनकी तरफ से पेश किया जाने वाला कोई प्रोग्राम, जोड़ तोड़ का कोई प्रोग्राम, वो इंडिपेंडेंस के लिए वायबल नहीं होगा। और अगर ये वायबल, अगर उनके लिए वायबल बनाना है तो फिर किसी और को आना पड़ेगा उसको वायबल बनाने के। इनके पल्ले आप कुछ दुरानी साहब, लेकिन इसके ये हार चुके हैं। इसके बावजूद देखिए नवाज शरीफ साहब ने बतौर एहतमाम ये कहा कि हम आज़ाद लोगों को भी दावत देते हैं कि वो हमारे साथ आए। एक मैसेज तो उन्होंने ये दिया है कि सिर्फ जरदारी साहब या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही इनको अट्रैक्ट कर नहीं रही है, मैं भी इनका बायर हूँ, मेरे पास भी आप आ सकते हैं। तो जाहिर है उनकी पार्ट जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये भी कहा कि बार बार मुल्क के इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। अच्छा, मैंने इसको इसलिए ज़्यादा तवज्जो दी है इस जुमले को क्योंकि वो अगर ये इम्कान रखते हैं कि जो दूसरी जमात अब ग्रीवेंसेस रखेगी और वो समझेगी कि जी हमारे साथ जाती हो गई है, और वो अगर सड़कों पर निकल कर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करती है, तो ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। 10 साल उन्होंने कहा कि इस्तेकाम 10 साल के लिए चाहिए, तो उन्होंने ये मैसेज उनको देने की कोशिश की है। दूसरा, वो जब ये कह रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए हैं, तो इसके नतीजे में वो इस बात को भी रूल आउट कर रहे हैं कि जो आज़ाद हैं, अगर वो इस इम्कान को देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी कोई पीटीआई के अंदर शमूलियत या उनके प्लेटफॉर्म पर बैठने की कोई राह निकाल लें, तो वो भी होने नहीं जा रहा। हम ही हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कोई और बड़ी पार्टी बनकर आने वाली नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 चीज़ें उन्होंने दी हैं। और अब उसमें जरदारी साहब जो हैं वो अभी जो कह रहे हैं ना, बिलावल साहब तो कह चुके हैं क्लियरली कि हम इनके साथ मिलकर हुकूमत ही बनाएंगे। वो बिलावल साहब ने कहा था, वो जरदारी साहब ने नहीं कहा था। अब जरदारी साहब हीलिंग टच जो होता है उसका ये तरीका नहीं होता। सर, आप बात कर रहे हैं दुरानी साहब इखलाकी, इंटेलेक्चुअल, और एक मैं तो समझता हूँ इस वक्त नेशनल ज़रूरत भी है कि एक हीलिंग टच आना चाहिए। अगर ये नज़र आया
कि ये ओपनली जो है हंटिंग शुरू हो जाए और ये बाइंग एंड सेलिंग और प्रेशरिंग, पुलिंग, पुशिंग इंडिविजुअल्स की शुरू, ये इंडिपेंडेंस की शुरू हो जाए, तो जाहिर है फिर ये जो इतनी तकरीर की कि मुल्क के लिए और कौम के लिए 10 साल, ये उससे नहीं, ये इब्तिदा होगी एक नए गंदे फेज की। ये बिल्कुल ज़मीर से मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि अभी जो है ये क्या आपके पास क्या कैसे ऑप्शंस को इनको दिख रहे हैं? देखें, एक तो ये कि अब जरदारी साहब को टास्क दे दिया गया हुआ शहबाज शरीफ साहब को, और फिर उन्हें थोड़ी देर बाद याद आया कि नहीं, इसहाक डार साहब को भी बीच में शामिल करना चाहिए। फिर इसहाक डार साहब का भी नाम दिया कि जी वो 3 पार्टियों, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI मेनली, और पहले वो कह चुके हुए थे शुरू में, जिस तरह असद ने भी कहा कि जी हम जो इनफरादी तौर पर जो मैंडेट लेके हैं उनका भी एहतराम करते हैं, उनको भी दावत देते हैं। अब बात यह है कि जिस तरह भी उन्होंने कहा कि किसी अखबार के हवाले से कि इट वाज अ प्री मैच्योर सेलिब्रेशन, ये बेसिकली ये सेलिब्रेशन इसलिए थी क्योंकि अब इन्होंने फील्ड में निकलना है हंटिंग के लिए, जो आमिर ने भी कहा, तो उनको पहले मैसेज दे देना था कि भाई सेलिब्रेशन तो हम कर रहे हैं, हम अब कर रहे हैं, अब हमारे अब जो है प्लेटर अब आपके सामने ये तय हो चुका है, ये तय हो चुका है, अब करना है, अब आ जाओ। तो दूसरी जानिब मेरा ख्याल है कि अभी जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, शायद वो भी कुछ इंडिविजुअली प्ले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंगली आसिफ अली जरदारी साहब गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुंच गए थे, और हमारी इतलात ये थी कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ज़राए के हवाले से था कि वो भी आज लाहौर गए थे और इस्लामाबाद गए थे, आप सॉरी इस्लामाबाद गए थे, मैं समझ रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद, एक सवाल, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए थे, एक आखिरी बात छोटी सी, और वहाँ पे शायद उनकी मुलाकातें भी हुई हैं जरदारी साहब से और दीगर लीडर से भी। अब बात यह है कि जब वहाँ से वो उड़े हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी विक्ट्री स्पीच करें। इसके अंदर जो है एक क्लियरली कोई इस चीज़ को गौर ही नहीं कर रहा और इस चीज़ पे करने की कोशिश भी नहीं की जा रही कि अभी भी ये इंडिपेंडेंट्स को पार्टी ज्वाइन करने की एक ऑप्शन मौजूद है। 3 दिन है, 2-3 उसके अंदर। एक तो ये है शायद ऑप्शन इस बात की कि अदालत की तरफ से कोई इस तरह का रिव्यू आ जाए कि जनाब वो पार्टी अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा किसी और की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑप्शंस में नहीं, ये तो यहाँ पे तो जो हंटिंग हो रही है। ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बात ये है, अवैस साहब ने बात की थी चैलेंजेस की, और वो जख्मी बात की थी, जख्मी पाकिस्तान की हील करना है। बिलावल साहब कह चुके हैं कि जो 17 वजारतें वो मैं ख़त्म करूँगा, ये जो हंटिंग है ये इब्तदाई तौर पे मामला तय हो जाएंगे, या उसके बाद वजारतों का सारा वो सिलसिला चलेगा, वो चलेगा, तो ये मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए 17 ख़त्म करेंगे तो फिर देंगे जो आते हैं वो बड़े हाई साउंडिंग होते हैं, हमने पहले भी बात की है, फॉर द मून फॉर द सन वाली होता है, बट एक्चुअली जब ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट बनती है उस वक्त सब फैसले जो मुशावरत से इकट्ठे होते हैं। नंबर 1 देखें, अगर नवाज शरीफ साहब हीलिंग की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्होंने नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात की है, उन्होंने ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ उन्होंने हारमनी की बात की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था चंद दिन पहले कि वो तमाम से बातचीत करने को और एक हारमनी, वो जो पॉलिटिकल राब्ते होते हैं वो करने को तैयार हैं। तो अगर नेशनल हीलिंग करनी, हाउ कैन यू अचीव नेशनल हीलिंग एंड रिकन्सिलिएशन विदाउट टेकिंग दी इंडिपेंडेंट ऑन बोर्ड? मैं समझता हूँ ये जो मुलाकातें हैं इसमें उनको कम अज़ कम बाज़ाब्ता ऑफर एक देनी चाहिए कि आप भी आए। पार्टी जो इनफैक्ट बिगेस्ट है, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स, लेकिन इट विल बी टेकन एज अ वेरी गुड नेशनल लेवल जेस्चर। लोग कहेंगे भाई ये बात है, इस तरह होना चाहिए। तो एक तो वो, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि गिव एंड टेक होगा, बिल्कुल होगा, और सही बात की गई है, जरदारी साहब इज़ अ वेरी पोलिटिकली स्मार्ट पर्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे 92 न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में। आमिर साहब, मेरे ख्याल सूबों की बात भी कर ली जाए। जी बिल्कुल, सूबों की कर ली जाए, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम ये जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है, बदर बांट शुरू हो गई है, और इंडिपेंडेंस की जो है शिकार की बातें शुरू हो गई हैं,
पर जो आज नवाज शरीफ साहब की तकरीर है उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आया कि ये इलेक्शन जो ये रिज़ल्ट आए हैं इससे पहले जो एक प्री पोल रिगिंग होती रही, जो क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद ये आया, तो वो शर्मिंदगी कहीं नज़र नहीं आई। और ये सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मरियम बीबी वो जो कहती थी कि मरियम औरंगज़ेब जो कहती थी कि रोए पिटे, मगर ये हकीकत है कि बुरे तरीके से ये हार गए हैं, मगर ये हारने वाली इनकी जो है ना एक्सेप्टेंस वो वाली नहीं आई। और अभी भी ये गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, मगर विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग कि एक एलिफेंट इन द रूम मैं जो बार बार कह रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा मसला असद ये है कि सूबों की जो आप कह रहे हैं कि केपी एक बहुत बड़ा सवाल है। केपी जो है वहाँ पे क्लियरली मेजॉरिटी जो है उनसे मशरूत जो लोग हैं पीटीआई से इंडिपेंडेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत मैसिवली, वो चाहे 2/3 मेजॉरिटी उनकी बन जाती है, उनको 85 सीट्स मिली हैं, 85 सीट जो हैं वो जीते हैं। अवामी नेशनल पार्टी कॉलोसस माइटी INP जो है एक सूबाई सीट, कोई कम्युनिस्ट सीट नहीं मिली, एक सूबाई सीट मिली है। परवेज़ खटक साहब इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये उनको एक सूबाई सीट सिर्फ मिली है, JUE के 7 मिली हैं, बहुत कम होकर रह गई हैं उनकी भी। मुस्लिम नवाज की सिर्फ 5 हैं, जमात इस्लामी की 3 हैं, और पीपल्स पार्टी जो नेशनल पार्टी है उनको सिर्फ 3 सूबाई सीटें मिली हैं, 85 सीटें हैं। वहाँ पे कैसे रोकेंगे कि उनको गवर्नमेंट बनाने से कैसे रोका जाएंगे? उनको क्या एक पार्टी वाले परवेज़ खटक साहब के साथ जाना पड़ेगा जो वो मारे थे कि ये मेरे ही बंदे हैं, खुद एक सीट है। सही देखें आमिर साहब, इसमें एक चीज़ तो हुई है कि पंजाब में हम देख रहे हैं कि IPP का कोई रोल अब नज़र नहीं आ रहा, यानी वो जो एक्सपेक्ट किया एक नया एलिमेंट हो सकता था। हमें लग रहा था कि IPP कुछ ना कुछ सीटें लेगी और उसके साथ फिर कुछ आज़ाद लोगों को मिलाएगी, तो 25-30 लोगों का ग्रुप बना के हो सकता है कि जहांगीर अलीम खान साहब आ जाएं और कहें कि जी तुम हुकूमत तब बना सकोगे जब मुझे वज़ीर आला बनाओगे। एक ये इस तरह का सिनेरियो हमें लग रहा था कि यह मुमकिनात में से हो सकता है। नहीं, अभी भी मुमकिनात में ये है, अभी ये देखेंगे, ये कल पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंस के जो ऐलान आते हैं किधर नहीं जाते सर, वो इसलिए कम है, उससे पता चलेगा। नहीं उसका वो इसका इम्कान इसलिए कम है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके वहां पर नंबर अचीव करने के करीब आ गए हैं, उनको जरूरत नहीं रहेगी अब, क्योंकि जो नंबर पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं भी पंजाबी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में पार्टी तो 6 हैं अभी। सर देखिए ना, जो नून लीग की सीटें हैं उसमें रिजर्व सीट शामिल करें तो ये 160 को टच कर रही हैं, अभी 130 के करीब तो ये आ गए हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये चंद आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत है, वो नंबर ज़रदारी साहब आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए शायद IPP की उतनी ज़रूरत पंजाब में नहीं रहेगी, मुझे लगता है उनका रोल अब उतना नहीं रहा। और शायद ये कि उनको कुछ रोल उनका सिर्फ ज़रूरत की वजह से नहीं है, उनका रोल जो है कई हवालों से ज़रूरी होगा। तो आप इतना इसको इम्कानात में रखें। पंजाब हुकूमत के हवाले से देख रहा हूँ कि शायद पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन में शामिल करो। और इसी तरह से परवेज़ खटक साहब का भी वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हमें नज़र नहीं आ रहा। ये सवाल बड़ा जेन्युइन है कि वहाँ पर हुकूमत साजी कैसे होगी। अब आज़ाद उम्मीदवार अपना एक ग्रुप बना के अपना एक नुमाइंदा वज़ीर आला बना लें, क्योंकि वोट वो देके शायद बना सकते हैं, कानूनी रुकावट तो इसमें कोई नहीं है। वो पार्टी के उस डिसिप्लिन में शायद नहीं आएंगे अगर उनको अलाउ नहीं किया जाता। बाकी ये दोनों सूबे तो मुझे काफ़ी हद तक इनकी एक चीज़ बनती हुई सिंध भी क्लियर है, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो देखें। जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, KPK का ताल्लुक है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक्सप्लोसिव सिचुएशन इस वक्त KPK में, और पूरे पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की जमहूरियत, सियासत और इस्तेहकाम है वो KPK में हिंज कर रहा है। अगर आपने KPK इस वक्त एक बारूद का ढेर भी है, एक जज्बात का अंबार भी है और एक इंसानों का तूफ़ान भी है। इसलिए किसी भी सूरत में KPK के जज्बात को इस वक्त इंजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसको उन्होंने मैंडेट दिया है उनको आप अख्तियार दें। माजी में भी अख्तियार देने से कभी नुकसान नहीं हुआ, अख्तियार छीनने से नुकसान। जी सही। ये बात देखें, एक चीज़ और भी आती है, ये बिल्कुल सही बात करें, यहीं पे देखें जब ये सारी जो मरकज़ में बात हो रही है कि इनसे ये मिलके हम कोalition बना लेंगे, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर देखें ये KP से ना सिर्फ वहाँ पे अक्सरियत है इनकी, और बल्कि 2/3 अक्सरियत है, बल्कि इनकी जो नेशनल असम्बली में जो ये इंडिपेंडेंट हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद जो है KP से ताल्लुक़ रखती है। मेरे ख्याल वहाँ 45 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की, उसमें तकरीबन 40 के करीब जो है इनके पास है।
अगर वो नहीं तकरीबन 40 प्लस। अब अंदाज लगाइए कि जब 42 अगर 40 लोग केपी से नेशनल असेंबली में बैठे हो जो कि इंडिपेंडेंट का हिस्सा है और आप जो हैं उसके बालातर होके कोई इस किस्म की का जो मूड है उसके लिए आसान नहीं है, उनके लिए घर भी जाना है। 40 में से कोई घर नहीं जा सकता, वो घर जाना उनका मुश्किल हो जाएगा। वहाँ का पंजाब के मुकाबले में तनाजुर मुख्तलिफ है। मैं चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के ऊपर शायद कि हम सारा बाकी उसमें फोकस कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सूबा है, हसास सूबा है, वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या सूरती है, थोड़ी सी हमें नेशनल के भी रिजल्ट क्यों कभी काफ़ी नहीं है, क्या है? सर नेशनल असेंबली पे क्वेटा सिटी में 3 बेसिकली सीटें थी। 3 में से जो एक सीट सरियाब रोड की थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यंगेस्ट एमएनए के तौर पे नवाबजादा जमाल रईसानी जीत चुके हैं। उसके बाद जो है दूसरी सीट इंडिपेंडेंट है मलिक आदिल बाज़ई, और उनके बारे में एक परसेप्शन है कि वो पीटीआई बैक्ड है, लेकिन मैं उस पर अभी तक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। मुझे वो उन डिपेंडेंट्स में फ्लोट होते हुए नज़र आते हैं जो मुमकिन तौर पर आगे पीछे हो सकते हैं। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी रॉन्ग। कोयटा सिटी की एक सीट अभी तक और ये भी बड़ी बात है कि पीटीआई अगर कोयटा शहर से उनसे मुंसलिक कोई आदमी जीत गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मलिक आदिल बाज़ई पीटीआई में रहे और पीटीआई की सपोर्ट उन्हें रही है, एक चीज़ ये है। दूसरा, महमूद खान अचकज़ई वाली सीट का अभी तक क्लियर नहीं है। डॉक्टर मालिक क्लेम कर रहे हैं कि उनकी 2 सीटों का रिजल्ट रोका हुआ है। PMLN जाम कमाल वाली सीट कौमी असम्बली की जीत चुकी है और खारान वाली सीट का अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं है। सूबाई असम्बली में अगर हम देखते हैं, मौलाना फजलुर रहमान पशीन से जीत चुके हैं और सूबाई असम्बली में जो पार्टी पोजीशन बन रही है, JUI फे, नून लीग और पीपल्स पार्टी इमर्ज कर रही हैं एज अ लीडिंग पार्टीज़। डॉक्टर मालिक और सरदार अख्तर मेंगल फिर उनके बाद हैं। लेकिन एक चीज़ सिर्फ आपको बताऊंगा जो मेरी मालूमात हैं, 1-2 चीज़ें हमें जहन में रखनी होंगी। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। आपको याद होगा ताज जमाली मॉडल, एक सीट पे वो वज़ीर आला बने थे। तो केपी को डिस्कस करते हुए या पंजाब को डिस्कस करते हुए जब तक इंडिपेंडेंट जमाली सर ताज जमाली बलूचिस्तान भी बने थे, अकेले MP थे और वज़ीर आला बन गए थे। जमाली साहब को भी ये एजाज हासिल है कि वो वफाक के अंदर एक वोट से प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो अकेले MP थे और वज़ीर आला बन गए थे। दैट इज द डिफरेंस। दूसरा सर, एक जुमला, मेरे ख्याल से जब तक इंडिपेंडेंस का सारा मामला अगले 3-4 दिन में तय नहीं हो जाता, जिस कोलिशन गवर्नमेंट की हम बातें सुन रहे हैं उसका फैसला उन इंडिपेंडेंस के तय होने के बाद होगा। अगर जरदारी साहब देखेंगे कि सिंध और बलूचिस्तान में एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकते हैं तो फिर वो बहुत कुछ जिसे कहते हैं बार्गेन करेंगे, और मौलाना साहब भी इसकी बुनियाद पे बहुत कुछ बार्गेन करेंगे। मौलाना साहब अच्छे रह गए कि वहाँ से बलूचिस्तान में उनके पास सूबाई असेंबली आउट होने के बाद केपी से बलूचिस्तान में उन्होंने सेफ पैसेज ले लिया, कि सेफ पैसेज वहाँ से ले लिया। डॉक्टर अवैस सलीम साहब, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्विकली ये प्रोविंसेस क्योंकि बहुत मैटर करेंगे, और यहाँ पे मैंने कहा क्योंकि ये वफाक के ऊपर फोकस्ड है। ऑफकोर्स बार्गेनिंग के अंदर ये सूबे की गवर्नमेंटें भी आएंगी और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट खास तौर पर फिगर इन करेगी, वहाँ पे जोड़ तोड़ का वो हिस्सा होगा। बिल्कुल, और ये हमेशा होता है कि ये जो बड़ी पार्टियां ख़ास तौर पे जो पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे सेंटर में हुकूमत बनाती हैं, वो सूबों में भी अब उस केक का शेयर लेना चाहती हैं। अब बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि सिंध में हुकूमत बन जाएगी पीपल्स पार्टी की, लेकिन केपी में ये जो दुरानी साहब बार बार बात कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं कि एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, आप भी एलिफेंट इन द रूम की बात कर रहे हैं, वो एलिफेंट तो अकेला बैठा है एक तरह से केपी की असेंबली के अंदर और 2/3 तकरीबन उनके पास अक्सरियत है। अगर प्लान ये है कि उनको डिनाई करना है और उनको हुकूमत में किसी तरह से भी शामिल नहीं होने देना है, तो फिर वहाँ पे किस तरह से उनको रोका जाएगा, उस पूरी जगरनॉट को ट्रांसफॉर्म किस तरह से किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो फिर वहाँ पे सूरत हाल क्या होगी, वो सूबा और उसकी सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे बॉर्डर्स पे सूरत हाल है, नेबरिंग अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है टेररिज्म के हवाले से, उसके लिए भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सूबा। सो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि आपको देखनी पड़ेंगी, और अगर आप वहाँ पर उनको कबूल करने के लिए तैयार हैं तो फिर सेंटर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है कि नहीं सेंटर में इनको नहीं आने देना। फिर इसी तरह से पंजाब में इस वक्त तकरीबन मुझे वो सूरत हाल नज़र आ रही है जो 2018 में थी कि मार्जिनल जो मेजॉरिटी थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास थी, लेकिन उस वक्त जो है वो जहांगीर तरीन का जहाज़ चला और उसके बाद जो कुछ भी इंडिपेंडेंट्स उधर आ गए। मुझे लगता है कि वो तारीख अब दोहराई जाएगी।
उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने आज स्पीच की, विक्ट्री कह लें जो भी नवाज शरीफ साहब ने, बहरहाल उनकी अच्छी खासी उनकी पजीराई हुई है पीटीआई की इस बुरे हालात में भी। उनकी तरफ से कोई स्टांस या कोई तकरीर आनी चाहिए थी कि वो क्या सोच रहे हैं, वे फॉरवर्ड उनका जरिया क्या है। ज़मीर उनकी तरफ से कोई बयान आ चुका है इसके ये उनकी तरफ से तो आया। ये जो है अभी गौहर अयूब साहब का गौहर अयूब नहीं, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल ये जो था ये बैठकर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई एक चीज अनाउंस कर देनी चाहिए। आधे ज्यादा मैं इस स्पीच की बात नहीं कर रहा, ये जो उनका बयान आया है ये क्लेम है कि हमारी मेजॉरिटी आ चुकी है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। वो ये नहीं, अब जो इसके बाद जो इस वक्त सिनारियो है, इस सिनारियो के अंदर नई रियलिटी, न्यू नॉर्मल। मैं खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीटीआई के जो भी बड़े हैं जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो भी है, वो कम से कम बैठकर अपना फ्यूचर लाहेअमल बताते, एक दफा फिर अपने आप को एंडोर्स तो करवाते कि यार हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, या फिर जो भी इनका लाहेअमल होगा वो आज जरूरी है। पहले तो आज के बाद पकड़ धकड़ मेरे ख्याल में नहीं होगी। देखिए मियां साहब को डिमांड करना चाहिए था, ये जरदारी साहब को। ये सर इसमें एक मिनट सर मैं ये जरूरी बात कर रहा हूं, ये नहीं होगी सर ये क्यों बोल रहे हैं, वो पकड़ धकड़ अब इसलिए होगी कि आ जाए यार। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो मियां साहब ऐलान करें, जरदारी साहब ऐलान करें कि हम उनको दावत देते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि किसी को अरेस्ट ना किया जाए, किसी को इंसल्ट ना किया जाए, किसी की तौहीन ना की जाए। वो कहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ देंगे बिलावल कह रहा हूं। वो कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि देखिए ये बिलावल गिवन क्रेडिट, इससे पहले उन्होंने जो ये प्री पोल रिगिंग की जो कई चीजें हो रही थी उसकी मजम्मत की थी, और ये केसेस फैसलों के हवाले से भी मजम्मत की थी। सो ये उम्मीद की जा सकती है बिलावल से, वो क्या इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहा जाएगा, या वो एक खुद अपनी तरफ से देखिए बुजुर्ग जो हैं उन्हें आगे नहीं आने देते। एक बात सुने, मसला ये आता है कि इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं, इस वक्त तो आधे वक्त ये अभी तक उनको अंदाजा नहीं कि कल कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी तक पीटीआई की यही चीज़ है, सूरत हाल है, मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखें उनसे ये एक्सपेक्ट करना है कि इन हालात में जबकि वो रील कर रहे हैं अपने जो शौक से कि कल रात कोई जीत रहा था वो आज हार गया, तो उसमें आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अभी फॉर्म 47 उनको नहीं मिले, अभी उनको अभी खिड़की पे, वो खिड़की पे ही हैं कि जब तक अपना फ्यूचर स्टांस नहीं बताएंगे तो उनको ये डर है कि वो खिड़की के ऊपर हैं। वो जो कह रहे हैं ये बिल्कुल डर है कि वो उठाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो फ्यूचर स्टांस अगर नहीं बताएंगे तो अभी कैसे बताएंगे, तो तब पकड़े जाएंगे। सर मैं आपको मैं व्हाइट फ्लैग बता दूं सर, व्हाइट फ्लैग सर व्हाइट फ्लैग पठानों के लिए, हाँ पठानों के लिए व्हाइट फ्लैग सिर्फ इज्जत होता है, अवाम के लिए व्हाइट फ्लैग सिर्फ इज्जत होता है। देखें आपने सबसे पहले रिस्टोर करनी है उनकी रिस्पेक्ट, उनके बेसिक राइट्स आपने रिस्टोर करने हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स रिस्टोर करने। हम जख्मी लोग हैं, ये मुल्क जो है ये जख्मों से निकला हुआ मुल्क है। इस वक्त दिल शिकनी और जी जरदारी साहब को भाई एक बंदे के लिए वहाँ नहीं है एक्सेप्टेंस। आप कहें जी मैं हैदर साहब के पास उसको भेजूंगा जो कल इनसे लड़के आया था, या मतलब क्या जिनके बारे में रिस्पेक्ट, भाई वहाँ पर आप ऐसा माहौल बनाएं कि एक जनरल रिस्पेक्ट उनको दें, अदालतें उन्हें इज्जत दें, इलेक्शन कमीशन उन्हें इज्जत दे, पूरा एस्टैब्लिशमेंट उनको इज्जत दे। एक क्वेश्चन ये उम्मीद ना रखें, बट बेशक वहाँ पे एक क्वेश्चन ये जो कह रहे हैं दुरानी साहब, ये कह रहे हैं कि एज अ ग्रुप उनसे डील करें। यहाँ पे कोशिश नजर आ रही है कि अफराद से एक एक से पूछा जाए, और वो फर्ज ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस माहौल में वो बेचारे ऑलरेडी जीतने का वो लग रहा है कि वो विक्टिम बन गए हैं, तो वो भागे हुए हैं, दौड़े हुए हैं कि हमें उठा के पता नहीं कौन कहाँ ले जाए, अगवा हो जाए। इस बात इट इज नाउ जब हम हीलिंग की बात करते हैं और नेशनल रिकंसिलिएशन, तो वी हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ आवर पीपल इन केपी, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड। इसी तरह बलूचिस्तान में भी मेरा पॉइंट ये है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट में जो नज़र आ रहा है वो भी PMLN की गवर्नमेंट होगी, चाहे मरीम नवाज साहबा हों, नाम लिए जिनका भी नाम लिया जा रहा है, उनको अब इंश्योर करना चाहिए कि वो चैप्टर जो हमने 1-1.5 साल देखा है
देखें ना, अगर आपने लोगों को जोड़ना है और साथ लेके चलना है, फिर वो जो जिस तरह के पुलिस एक्शन हमने लाहौर में, पंजाब में देखे हैं, वो चीज़ें या केपी में, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अगर वो ख़त्म नहीं होंगी तो ये मामला इसी तरह चलता जाएगा, ये अपना टेम्पर्स और लोग इसी तरह चार्ज रहेंगे। उनको भी अब कूल डाउन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको नहीं कूल डाउन करेंगे, यहाँ के लोगों को कूल डाउन नहीं करेंगे, तो आप इनको आप कैसे स्टेबिलिटी लेके आएंगे? टांगे बांध के आपने दौड़ लगवा ली, टांगे बांध के दौड़ लगवा ली। आपसे जी एक फॉर्मूला हमने देखा, 16 महीने का इनका इकट्ठा बैठना था। दुरानी साहब ने कहा कि अब वो 16 महीने की बात नहीं, अब अगले 5 साल की बात। अब बात यह है कि वो स्ट्रेंज बेड फेलोज अगर फिर बैठ भी जाएंगे तो क्या, क्योंकि एक और डिस्कशन भी हो रही थी कि ये जो भी कुछ बनेगा ये साल 1.5 साल से ज्यादा कुछ चलता नजर नहीं आता। एक तो उस चीज को जरा मेरे ख्याल में अगर बता दें कि ये क्या होगा, और दूसरा कि क्या शहबाज शरीफ को जो आज टास्क दी है, इसमें वो सबसे पहले बाकी छोटियों को जमातों को टारगेट करेंगे या जरदारी के साथ पहले करके? छोटी जमातों का वजूद नहीं है इस वक्त। छोटी जमात एक बात, सिर्फ इस वक्त जो यानी अपार्ट फ्रॉम दीज 3 ग्रुप, छोटी पार्टियों में सिर्फ MQM रह जाती है, और कोई पार्टी जो है कहीं पे भी उसको वो नहीं है, इमटेरियल है, ना ही फिगर करती। जैसे आपने बताया था, असद ने सही बात की कि इस वक्त जो कोalition बनने के हैं उसमें फिगर सिर्फ ये 2 पार्टियां करती हैं। अगर जो वहाँ पे जिस किस्म की दौड़ तोड़ है, उसमें सिर्फ एक को शामिल कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड है आपके PMLN के साथ, वो है MQM। अच्छा, अब मसला ये आता है, BAP भी है, खालिद मक्सी की उन्होंने हिमायत की। ठीक है, 2 पार्टीज हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड हैं। अच्छा, अब सूरत हाल बन के आती है कि हमने ऊपर की तो बात सारी कर रहे हैं, इनको सारी फ्रेमवर्क भी होगा, लेकिन आगे चल के सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ जो आती है कि इस कोalition गवर्नमेंट का मकसद क्या होगा। कहा यह जाता है कि उसमें उसका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर यूनिटी गवर्नमेंट हो और स्टेबिलिटी ले आए, लेकिन ये जो इब्तदा है इससे, वो यूनिटी नहीं है, फर्दर डिवीजन है। जब आप इससे शुरू करते हैं, जब इस किस्म की सियासत करेंगे जिसमें ऑलरेडी आपने इंडिकेट किया हुआ है कि अब जो है सियासत वही होगी जो कि पहले हम देखते हैं कि आपसे बार्गेनिंग, कंप्रोमाइजेज और इनके दरमियान जो है हुकूमत की तकसीम, तो फिर खत्म है। देखिए जी, पाकिस्तान को नवाज दो, अच्छा नहीं तो अब मेरे खानदान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब की तकरीर का एक और अहम पहलू था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत बनाने के लिए दावत दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि बातचीत करें। यानी उसके ऊपर तमाम ऑप्शंस आर ऑन द टेबल कि ये किसी थर्ड पार्टी, पीपल्स पार्टी, वो शहबाज शरीफ, सारा कुछ ऑप्शंस ओपन हैं। पर उसके अंदर जो हमारा ओवरऑल सबका मुझे कंसेंसस ही नज़र आता है कि इसके अंदर हीलिंग टच बड़ा ज़रूरी है, और हीलिंग टच से मुराद ये है कि इनको ग्रुप के तौर पे किया जाए, और एक मैंडेट है, इसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये नए रास्ते करप्शन के, और ये असम्बली नॉन स्टार्टर होगी अगर ये इस तरीके से किया गया। और ये असल क्वेश्चन ये है कि ये जो हीलिंग टच वाली गुफ्तो शनीद है, ये कौन शुरू करेगा? आया ये लीडरशिप की तरफ से आनी चाहिए? क्या ये बिलावल करनी चाहिए? उनकी तरफ से तो नहीं आई। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो जाहिर है हमारी तरफ उनको भी बुलाएंगे, वो बुलाने की बात कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये जो है आपको ये शामिल ज़बरदस्ती नहीं करवाएं, या स्टेक होल्डर्स की तरफ से कुछ आएगा अनाउंसमेंट। सबसे पहले मुलाकात आपको याद है असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान की? उसका कितना एक तस्वीर आई थी, असद कैसर और अली मोहम्मद खान मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए थे, उसका कितना इम्पैक्ट आया था, लेकिन उस इम्पैक्ट के फौरन बाद उसकी तरदीदें आना शुरू हो गई। दुरानी साहब को भेजना पड़ेगा इस किस्म की तस्वीर, मुझे ब्रिजेस की ये ट्रांसमिशन के बाद की कोई बात की है। आप अपने खुद ही ये मिशन पे, मैं ये तो नहीं कह सकता हम आपको ये कमीशन करते हैं कि अभी मैं इसमें सबसे पहले ये मेरी ख्वाहिश होगी कि जितने अहले दानिश हैं, जाहिद साहब बैठे हैं, आप सब माशाल्लाह दानिश, We have 30 seconds। आपको इमीडिएटली सारे पाकिस्तान की दानिश को इस तरफ आना चाहिए। सर नजरे अल्लाह ने अच्छा, हमें न्यूज़ स्टूडियो की तरफ रुख करना है। 2 सेकंड जी सर, आपने जो बात की बड़ी जबरदस्त। स्टेक होल्डर्स आप इस पूरे नेशनल रिकंसिलिएशन फार्मूला को उनको भी आप कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं, वो बुलाएं अच्छा सर, फिर इंपॉर्टेंट ब्रेक है, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद न्यूज़ स्टूडियो से आपको ज्वाइन करेंगे, और 10 बजे फिर 92 न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपके साथ होंगे। हमारे साथ रहिए।